मानव सभ्यता का पूरा इतिहास भूलों से भरा हुआ है। 50 से 15 लाख साल पहले मैं अफ्रीका में रहती थी। इंतजार था तो बस होमो सेपियंस सेपियंस का। आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट टाइम्स की स्पेशल सीरीज इतिहास गाथा। पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा धरती के इतिहास को 4 चरणों में बांटा गया है, जो धरती पर जीवन के विभिन्न विकास के क्रमों से संबंध रखते हैं। इन्हें क्रमशः हम प्राथमिक यानी कि पैलियोजोइक, द्वितीयक यानी कि मेसोजोइक, तृतीयक और सबसे महत्वपूर्ण चौथा चरण चतुर्भाग या क्वाटरनरी कहते हैं। पुनः यह चतुर्भाग या क्वाटरनरी 2 युगों में विभाजित हुआ, जिसे नवयुग या हिमयुग और अभिनव युग या उत्तर हिमयुग कहा गया। नवयुग या हिमयुग की समानता अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक थी तथा अभिनव युग ईसा पूर्व 12,000 से आज तक मानी जाती है। अगर बात पृथ्वी पर जीवन के संदर्भ में करें तो यह 350 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ, लेकिन यह कई लाख सदियों तक पौधों और जानवरों तक सीमित रहा। इस दौरान मनुष्य का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पृथ्वी पर मनुष्य हिमयुग के ठीक पहले यानी पूर्व हिमयुग और प्रारंभिक हिमयुग में दिखाई दिए। ऐसे मनुष्य को होमिनिड्स या मानव सम कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जहां जंगल के बाकी जानवर 4 पैरों पर चलते थे, दौड़ते थे, ये अब 2 पैरों से चलते थे। इनके दोनों हाथ फ्री हो गए, अलग अलग काम करने लगे अपने हाथों से, जिसमें वे सभी प्राणी शामिल हैं जो आधुनिक मानव के साथ चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान और उनके तत्काल पूर्वज हैं। यानी यह एक बड़ा वर्गीकरण था और ऐसे मानव सम सबसे पहले 60 से 80 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। मानव का विकास क्रम जैविक व सांस्कृतिक दृष्टि से लाखों वर्ष की दीर्घ प्रक्रिया रही है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों व शाखाओं ने योगदान दिया है। यानी कि दिन प्रतिदिन मानव ने विकास किया है और आज जो हम हैं ये उसकी ही देन है। अगर हम इसे और गहराई से आसान भाषा में समझें तो इन मानव सम या होमिनिड्स की विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है लगभग 50 से 15 लाख वर्ष पूर्व, जब अफ्रीकी धरती पर कुछ अद्भुत हो रहा था। वहां उभरे थे ऐसे जीव जो बाकियों से अलग थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जी हाँ, उनको हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया। मेरा नाम लूसी है, मैं ऑस्ट्रेलोपिथेक्स हूँ। 50 से 15 लाख साल पहले मैं अफ्रीका में रहती थी। मैं न पूरी तरह बंदर थी न पूरी तरह इंसान, लेकिन मैं सीधी खड़ी हो गई बाहर, और यही इंसान की असली शुरुआत थी। मेरा दिमाग छोटा था लेकिन हिम्मत बड़ी थी। मैं लूसी हूँ, मानवता की पहली जननी।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक ऐसा लैटिन शब्द है जो दक्षिण बंदर रूपी प्राणी के लिए प्रयोग किया गया। लंगूर व मनुष्य दोनों की विशेषताएं इसमें थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष केवल अफ्रीका से ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये वहीं के नेटिव थे। वैज्ञानिकों ने इसके जीवाश्म को लूसी नाम दिया। अगर आपने लूसी मूवी देखी होगी तो उसमें अंतिम में जो बंदर दिखाए गए, जो मानव दिखाए गए, उनका रेफरेंस यहीं से लिया गया था, जो 2 पांव पर खड़े होने के साथ साथ घड़े के आकार के पेट वाला भी था, यानी कि 2 पांव पर खड़ा भी होता था और इसके पेट घड़े के आकार का गोल था। इसके मस्तिष्क का आकार भी लगभग 400 घन सेंटीमीटर था। अभी के मनुष्य से अगर इसको कंपेयर करें तो 1350 सेंटीमीटर क्यूब का लगभग हमारा मस्तिष्क होता है, जो कि इसकी तुलना में ये बहुत ही छोटा था। मानव विकास क्रम में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में होमोस या मनुष्य कहे जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों के बहुत कुछ तत्व पाए गए, परंतु ये औजारों के निर्माण के रूप में नहीं जाने गए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मिले पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये बनाते नहीं थे पत्थरों को, जो भी पत्थर इनको प्राकृतिक रूप से मिल जाते थे उनका ही ये यूज करते थे। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे आद्य मानव भी कहा गया। समय बीता और अफ्रीका की धरती पर लगभग 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व केन्या के कुबीफोरा और तंजानिया के ओल्डुबाईगार जैसे स्थानों पर पहले होमोजीनस प्रतिनिधि होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलिस, आपको नाम सही लग रहा होगा, कुछ हैबी जैसा, तो बिल्कुल ये वैसे पहले थे जिन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। होमो हैबिलिस का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कि सामान्य या थोड़ा कुशल मनुष्य। कुशल मनुष्य ये इसलिए कहलाए क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के टुकड़े किए और इसे औजार के तौर पर प्रयुक्त किया। इनका मस्तिष्क भी पूर्व की तुलना में बड़ा था। पत्थर से हथियार बनाने व उसका प्रयोग करने के कारण इनका मस्तिष्क पूर्व की तुलना में बड़ा दिखता है, लगभग 500 से 700 घन सेंटीमीटर, यानी कि जो पहले 400 घन सेंटीमीटर था अब वो बढ़ गया। केन्या व तंजानिया से इतर इथोपिया के हदार नामक स्थल से पहला पत्थर का औजार भी मिलता है। ध्यान जरूर रखिएगा इस बात को, पहला पत्थर का हथियार जिसे हैबिलिस कूचने का काम करते थे। नुकीला इसका मतलब वो हथियार नहीं था। मैं हूं होमो हैबिलिस। मैंने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग कूचने के लिए किया। मैंने पत्थरों के टुकड़े किए और उसे औजार के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। आगे चलकर इसी क्रम में आज से 18 से 15 लाख वर्ष पूर्व एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है, जब पूर्वी अफ्रीका में ही होमो इरेक्टस सामने आता है। जी हां, होमो इरेक्टस का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो एक तना हुआ प्राणी, यानी पहले के जो इसके पूर्वज जहां झुक कर चलते थे ये उनसे थोड़ा इरेक्टेड था, यानी कि तन कर चलता था। ये अपनी पूर्ववर्ती की तुलना में ज्यादा स्पष्ट खड़ा था। होमो इरेक्टस ने इसके साथ ही अपने पूर्ववर्ती की तुलना में नए प्रकार के पत्थर और औजार विकसित किए। इन औजारों में अगर हम ध्यान देखें तो इनमें कुल्हाड़ी अत्यंत विशिष्ट औजार था। मैंने अपने पूर्ववर्ती हैबिलिस की तुलना में नए प्रकार के पत्थर के औजार विकसित किए, जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ी विशिष्ट थी। इन्होंने जंगलों में आग देखा और गलती से हुई इस आग की खोज ने होमो इरेक्टस को आग बनाने व इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाने को प्रेरित किया। इंसान हमेशा से उत्सुक जानवर रहा है। संयोग से वे सफल भी हो गए और आग का प्रयोग वे ठंड में गर्मी पाने तथा जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए करने लगे।
आग की खोज मैंने संयोगवश कर दिया। शुरुआत में इस आग ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। बाद में आग से मैंने मांस पकाने, गुफाओं को गर्म रखने और जंगली जानवरों को दूर भगाने के काम में लिया। अगर हम देखें तो ये जो इरेक्टस थे ये अपने पूर्वजों से कई मायनों में एडवांस्ड हो गए। उनकी तुलना में ये एडवांस हो गए और अपने पूर्ववर्तियों से आगे निकले। कुल्हाड़ी व आग की खोज से आगे बढ़ते हुए इरेक्टस ने अपने प्रस्थान बिंदु से अफ्रीका के अन्य हिस्सों के साथ साथ एशिया व यूरोप की लंबी दूरी की यात्राएं की। अब वे केवल अफ्रीका में ही सीमित नहीं रहे। शायद इसलिए भी इनके मस्तिष्क 800 से 1200 घन सेंटीमीटर जितने बड़े होते गए। बड़ा मस्तिष्क यानी कि ज्यादा उसका उपयोग। इनके विस्तार के कारण ही इनके अवशेष न केवल अफ्रीका अपितु चीन के जोउ कोडियन, दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा आदि से भी मिलते हैं। मानवीय विकास क्रम के इतिहास में अगली महत्वपूर्ण घटना होमोसेपियंस के विकास की थी। जी हां, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। प्रथम होमोसेपियंस का विकास क्रम 5 लाख वर्ष पूर्व के आसपास अफ्रीका यूरेशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। आगे चलकर इसी क्रम में होमोसेपियंस निएंडरथालेंसिस विकसित हुआ, जिसका प्रमाण भी पश्चिम व मध्य एशिया तथा यूरोप से मिलते हैं। मैं हूं निएंडरथल। मेरे अवशेष ज्यादातर यूरोप और भूमध्य सागर के आसपास मिले हैं। जीवित रहने के लिए मेरा शरीर ठिगना और मजबूत था। मेरी चौड़ी नाक मुझे ठंडी हवा में सांस लेने में मदद करती थी। अपनी पूर्ववर्तियों की तुलना में इनके मस्तिष्क ठीक ठाक विकसित हो गए थे। इनके आकार भी 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर तक बड़े थे। अभी की तुलना में जो अभी हमारा ब्रेन है, इसकी तुलना में भी ये बड़े थे। यानी आगे के मानव के विकास की सारी सामग्री मौजूद थी। इंतजार था तो बस होमोसेपियंस सेपियंस का। मैं हूं होमो सैपियंस सैपियंस और आप देख रहे हैं द नेशनलिस्ट टाइम्स की स्पेशल सीरीज इतिहास गाथा। मैंने जानवरों के चमड़े और सन के पौधों के रेशे से बने कपड़ों का प्रयोग किया ताकि ठंड से बच सकूं। ध्यान रखिएगा, इसी समय ये पूरे यूरेशिया अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। अन्य होमिनिड्स की तुलना में इसका माथा बड़ा व हड्डियां पतली थी, जैसे लगता था कि कोई कुपोषित व्यक्ति हो। आधुनिक मानव ने इसे मूल रूप से विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न पत्थर के औजार बनाए थे। इनके मस्तिष्क भी बड़े होकर 1200 से 2000 घन सेंटीमीटर हो चुके थे। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो एक बड़ा व गोल मस्तिष्क आधुनिक मानव को अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया, जिसके बाद मनुष्य का प्रकृति से अनुरूपण आरंभ हुआ। यानी कि मनुष्य प्रकृति के हिसाब से ढलने लगा और उसने प्रकृति को भी अपने अनुसार ढालना शुरू किया। अब अभी तक की पूरी कहानी देखकर आपके मन में सवाल उठना अनिवार्य है और अनिवार्य हो जाना भी चाहिए कि क्या ऐसा संभव है कि होमोसेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ हो तथा बाद में है एशिया व यूरोप में फैल गए हों। ऐसा हो भी सकता है कि होमो इरेक्टस और पुरातन होमोसेपियंस से आधुनिक होमोसेपियंस की उत्पत्ति अलग अलग महादेशों में लगभग साथ साथ हुई हो। तमाम शोध यह तो स्पष्ट मानते हैं कि मनुष्य अफ्रीका से ही बाहर गए, लेकिन यह भी साथ में तय है यह विकास एक सीधी रेखा में जहां बस एक प्रजाति दूसरे को अपना स्थान देते गए न होकर एकाधिक होमिनिड्स के सह-अस्तित्व के भी प्रमाण मिले। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा, डिस्क्रिप्शन में आपको इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे पूर्वी अफ्रीका के ओल्डुवाई गार्ज से होमो हैबिलिस व ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सह-अस्तित्व के प्रमाण मिले। अगर मानवीय विकास की इस श्रृंखला को हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी आरंभिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन इनमें बहुत विरोधाभास है। इस समय काल में जहां एक ओर भारतीय उपमहाद्वीप से जंतुओं की हड्डियां,
और पत्थर के औजार बहुतायत में मिलते हैं, ढेर सारे पत्थर के औजार मिले हैं। वहीं दूसरी ओर होमिनिड्स अवशेष के प्रमाण बहुत ही कम मिलते हैं। खुदाई के दौरान हमारे इस उपमहाद्वीप में 19वीं सदी में कुछ प्राचीनतम जीवाश्म भारत व पाकिस्तान तक फैली शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं, जिसका रोचक नामकरण करते हुए रामापिथेकस, शिवापिथेकस व ब्रह्मपिथेकस कहा गया। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन्हें संयुक्त रूप में शिवालिक के देववानर की संज्ञा दी गई। इसी रामापिथेकस जो किसी महिला के जीवाश्म थे, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसके जीवाश्म अवशेष एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जीवाश्म से भी मिलते हैं। इसी प्रकार 1982 में होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा में एक युवती के जीवाश्म मिले, जिसे उसकी मस्तिष्क क्षमता व अन्य विशेषताओं के आधार पर होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस, नर्मदा नदी का संदर्भ लेते हुए नाम दिया गया। लेकिन बाद के प्रमाण इसे होमोसेपियंस के अवशेष सिद्ध करते हैं, यानी कि इससे यह पता चलता है कि यह अवशेष होमो इरेक्टस का न होकर इसके बाद के मानव होमोसेपियंस का था। बाद में भी हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में है, उड़ाई जो कि तमिलनाडु में है और पुणे महाराष्ट्र से सहित श्रीलंका आदि में भी मानव अवशेष मिले हैं, परंतु इनके तिथि क्रम में गंभीर अनिश्चितता है। हमें पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्ट किस कालखंड से ये संबंधित हैं। अभी भी खोज जारी है। तो हमने इस लंबी कहानी में देखा मानव विकास के क्रम को, कैसे हम पत्थरों को औजार के तरह यूज करते करते आज बड़े बड़े हथियार बना लेते हैं, कैसे हमने विकास की यात्रा तय की होमिनिड्स से लेकर होमोसेपियंस तक। हमने देखा कि हमारे पूर्वजों के छोटे छोटे निर्णयों ने आज के हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया। मानव सभ्यता का पूरा इतिहास भूलों से भरा हुआ है। आगे के अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कृषि क्रांति भी उन तमाम भूलों में से एक बड़ी भूल थी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।